नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में रह नहीं गया है। मुकाबला दो तरफा है। एक तरफ विपक्ष या फिर आप इंडिया अलायंस कह लीजिए, दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए का खुनबा। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी, जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत कर दी है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। चुनाव में अभी 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त है, 7 भी कह सकते हैं आप। लेकिन सीएम योगी ने पिछले 45 दिनों में राज्य के 18 मंडल में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को मत डाला है। विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। योगी की सक्रियता सिर्फ रैलियों तक ही सीमित नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम हो, प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हो, कानून व्यवस्था की समीक्षा हो, रोजाना का सरकारी कामकाज हो, सावन की तैयारी हो, सीएम हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता दर्शन के लिए आम लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। यानी सरकार, संगठन और जनता तीनों स्तर पर मौजूदगी बना रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर भी करारा प्रहार कर रहे हैं। इधर जब भी सीएम योगी लगातार मैदान में पसीना बहा रहे हैं, तब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस के लीडर्स और यूपी के बीएसपी की भी बात करें तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कर रहे हैं? ये लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, बयानबाजी करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में मुकाबला एक तरफा हो जाएगा? 2027 के सियासी घमासान को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या गंभीर है? अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी दोनों के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अखिलेश कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितने एक्टिव हैं वो इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने आखिरी सार्वजनिक रैली मार्च 2026 में दादरी में की थी। मायावती तो अभी अपने संगठन को ही दुरुस्त करने में लगी हैं। उनकी आखिरी रैली 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में हुई थी। कुल मिलाकर यूपी की सियासत की जो तस्वीर सामने है, ये कहा जाए कि बाबा का रथ एक तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, तो विपक्ष अभी भी सियासी रास्ता और चुनावी मुद्दा ही तलाश रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव से पहले जमीनी सक्रियता किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगातार दौरे, जनसभाएं, स्थानीय स्तर पर संवाद न केवल संगठन को मजबूत करते हैं, बल्कि मतदाताओं तक सीधा संदेश पहुंचाते हैं और माध्यम भी बनते हैं। हालांकि चुनावी सफलता केवल रैलियों की संख्या से तय नहीं होती, ये बात भी साफ है। उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन, संगठन की मजबूती, ग्राउंड जीरो पर वर्क और जनता का फैसला अंतिम होता है और उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सवाल रफ्तार का तो है। एक तरफ सीएम योगी 18 मंडलों तक पहुंच चुके हैं, विपक्ष का ग्राउंड कनेक्टिविटी धीमा दिखता है। पिछले 45 दिन में सभी 18 मंडल का दौरा कर चुके हैं सीएम योगी। 18 मंडल की 100 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। पूर्व से पश्चिम यूपी तक सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे दिखने को मिल रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, मैनपुरी, फतेहपुर, नोएडा, बुंदेलखंड से रोहेलखंड तक योजनाओं की सौगात, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की जमीनी स्थिति की समीक्षा, जनसभाओं से जनता दर्शन के माध्यम से सीधा संवाद, सरकार, संगठन और आम जनता के बीच लगातार समन्वय बनाने की कोशिश। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए। सोशल मीडिया के जरिए सियासत को साधने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट और बयानों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहा है विपक्ष। सार्वजनिक रैली बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव मार्च 2026 के बाद अभी तक किसी सार्वजनिक रैली में दिखे नहीं है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती लंबे समय से जनसभाओं से दूर नजर आ रही हैं। 9 अक्टूबर 2025 को उनकी आखिरी रैली हुई थी। तो क्या सीएम योगी के इस रफ्तार का मुकाबला विपक्ष कर पाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। धर्मेंद्र सिंह
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अंसारी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजन सिंह की पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है और यह खबर तो यहां तक है कि 12 छोटी बड़ी पार्टियां जो है वो इस बार की चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश में नजर आएंगी। पहला सवाल मेरा जो है वो धर्मेंद्र सिंह जी से ही है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी कॉकरोच आंदोलन में तो बहुत बढ़ चढ़ कर नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव की सक्रिय भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उस लेवल की नहीं दिख रही जिस लेवल की सीएम योगी कर रहे हैं। जी विवेक जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सवाल 9.5 साल योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के पूरे होने के बाद और डबल इंजन ट्रिपल इंजन का उनको सहयोग मिलने के बाद, जैसा कि केंद्र में भी तीसरे कार्यकाल की उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता 100 रैलियों का हिसाब नहीं मांग रही है। और 100 रैलियां और 500 रैलियों के हिसाब किताब से उसको कोई लेना देना नहीं। उन 100 सवालों से जरूर है जो योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी पार्टी ने चुनावों के पहले जनता से वादा किया था और पूरा नहीं हुआ। वो चाहे किसानों की आय की बात रही हो, आय दोगुनी करके का वादा करके सत्ता में आए, और आज जो है यूरिया, खाद, तमाम फर्टिलाइजर से लेकर के नहरों में पानी से लेकर के बिजली का दाम जो बढ़ गया, उन सब से जनता जूझ रही है। आज गांव में बिजली की स्थिति बहुत खराब है, वो चाहे घरेलू कनेक्शन की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो। बरसात नहीं हो रही, ऐसे में वही एक सहारा था, लेकिन सरकार आंख कान बंद करके बैठी है। चाहे नौजवानों की नौकरियों की बात रही हो, शिक्षा व्यवस्था की बात रही, 26,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय जो बंद कर दिया इन्होंने, उसका सबसे ज्यादा असर पिछड़ों में, दलितों में, गरीब तबके के बच्चों में, जिनके बच्चे संसाधन के अभाव में पास के प्राइमरी स्कूलों में जाते थे और एमडीएम के भी माध्यम से भी वहां रह करके पढ़ाई, अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो सबसे ज्यादा जो कमजोर तबका है, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो प्रभावित हुए। स्कूलों में टीचर्स की करीब 80,000 से अधिक वैकेंसीज है, टीचर है नहीं। सवाल पूछा जाएगा, जनता पूछ रही है कि आपने आधी आबादी के एम्पावरमेंट की बात की थी और कुछ नहीं किया, बल्कि समाजवादी पेंशन जो महिलाओं को मिलती थी वो आपने बंद कर दिया। सवाल पूछा जाएगा कि आपने तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो वादा कहां चला गया। जब सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप आलू किसान क्यों बदहाल है। आपने कहा था दलहन और आलू जैसी सब्जियों के एक फंड रेज करके उनको समर्थन मूल्य देंगे। आप तो 2022 के चुनाव में सरकार बनते ही जी, मैं समझ गया आपकी बात। आपके सवाल आ गए कि भाई 9.5 साल का हिसाब किताब देना होगा। धर्मेंद्र जी, आपने जितनी बेबाकी से 3 से 4 मिनट में ये जो बातें रखी हैं, यही बात अगर अखिलेश जी, चूंकि आप विपक्ष के तौर पर जो बात कह रहे हो, मैं आपके इस बयान को मैं काटूंगा नहीं, वो आपका हक है, विपक्ष के तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक बात है। यही बात अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अभी से रखना शुरू कर दे, क्या इसका इंपैक्ट नहीं होगा? मैं तो बात कर रहा हूं आप लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं। अगर आप स्टूडियो से बैठकर बोल रहे हैं, ठीक बात है, अगर अखिलेश जी यही ग्राउंड जीरो पर उतर कर बोलेंगे तो क्या जनता को ज्यादा विश्वास नहीं होगा? मैं रीच की बात कर रहा हूं, आप समझिए। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि भाई मैं इनसे पूछूंगा नहीं कि इन्होंने कितना काम किया, क्या किया, नहीं किया। मैं रीच की बात कर रहा हूं, कितना रीच लेकर जा रहे हैं, और वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों के बीच काम को लेकर जा रहे हैं कि भाई मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अखिलेश, विवेक जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जनता के बीच में हैं, और केवल रैली कर देने से, भीड़ जुटा करके भाषण दे देने से, अभी जब रैलियां होंगी देखिएगा, वो मैसेज नहीं जाता जो मैसेज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पीडीएफ पंचायत के माध्यम से, अपने छोटे छोटे संस्थानों में जो मीटिंग्स हो रही है उसके माध्यम से। अखिलेश, विवेक जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जनता के बीच में हैं, और केवल रैली कर देने से, भीड़ जुटा करके भाषण दे देने से, अभी जब रैलियां होंगी देखिएगा, वो मैसेज नहीं जाता जो मैसेज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पीडीएफ पंचायत के माध्यम से, अपने छोटे छोटे संस्थानों में जो मीटिंग्स हो रही है उसके माध्यम से, और हमारे नेता जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज देते हैं, वो हमारा पूरा कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार तक पहुंचा रहा है, जिसका परिणाम आपने, विवेक जी, रैलियों की संख्या आप जोड़ डालिए। 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की रैलियों के सापेक्ष हमारे इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैलियां जोड़ लीजिएगा। कहां पर रैलियों की संख्या से आप तुलना करिए और कहां पर सीटों की तुलना है, आपको खुद समझ जाएंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी।
हाँ विवेक जी, देखिए यहाँ पर दो तीन चीज आपको हम सबको समझने की जरूरत है। जब आप सरकार में होते हैं तो सरकार में एक तो होता है जो कि आप अपने पार्टी का संगठन वो कहाँ पर आपकी मजबूती है कहाँ पर नहीं है। एक तो जैसे हमने देखा, जैसे 18 मंडलों के अंदर में 100 से ज्यादा जो रीच की बात आप हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर आज पैनल के अंदर में। तो रीच की बात तो हमने देखा है जो कि योगी जी ने 9.5 साल के अंदर अपनी पहुंच तो बिल्कुल जनता के अंदर में बनाई है। और इसमें शायद धर्मेंद्र सिंह जी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे जो कि जो 9.5 साल में हुआ है वो मुझे लगता है 2017 से पहले भी, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या चाहे समाजवादी नहीं, पार्टी की धर्मेंद्र सरकार जी इस रही हो। बात को समझते हैं और बड़े मजे हुए वो प्रवक्ता भी हैं और लीडर भी हैं। जब आपका नेता जमीन पर आता है तो आपकी हौसला अफजाई होती है, काडर में जो है वो एक नई एनर्जी आ जाती है। इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी, बात सिर्फ रैलियों की नहीं। आर के मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात है विवेक जी। और जब सरकार में आप होते हैं तो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसका भी सुनिश्चित करना सरकार में जो बैठे व्यक्ति हैं उनका काम होता है। दूसरी बात, जनता से संवाद, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमने देखा 9.5 साल के अंदर में जनता से संवाद की जहां तक बात है, हमने जनता से पूरा संवाद किया है और योजनाओं का जो लाभ है वो जन जन तक पहुंचा नहीं पहुंचा उसकी भी हमने समीक्षा की। समय दर समय हमने इस चीज का पारदर्शी तरीके से हमने जनता के सामने सारी बातें रखी हुई है, चाहे वो विकास का माध्यम हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे आप आर्थिक सुव्यवस्था की बात हो, वो भी हमने देखा किस तरह से 9.5 साल के अंदर में योगी जी ने इस चीज को जी जन जन तक पहुंचा। इससे कोई, मुझे लगता है जो कि धर्मेंद्र जी हो, चाहे जावेद जी हो, चाहे रंजन जी हो, कोई भी या आप भी हो, मुझे लगता है जो कि सबको इस चीज नहीं, से दरअसल बिल्कुल दिक्कत सहमत। ये है कि विपक्ष कॉकरोच के चक्कर में पड़ा हुआ है दिल्ली में। उनको लगता है कि उनसे उनकी जो उनका जो रास्ता है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जावेद भाई भी कॉकरोच के चक्कर में फंस गए दिल्ली में, है जावेद जी? बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जनता के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से हम जनता, देश आजाद से पहले भी जनता के लिए काम करते थे और अब भी जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता की आवाज बन के काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, बड़े बड़े यूपी में दावे होते हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं चुनाव से पहले ही दिल्ली वाले योगी जी का विकेट ना गिरा दे। और अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही, महिलाओं का मतलब सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा। तो दलितों के साथ जितना सबसे ज्यादा उत्पीड़न में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, 66,000 मुकदमे दर्ज हुए। और मर्डर, हत्याओं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। जो विवेक नया जी को इसको एनसीआरबी का काउंटर डाटा करने है, दीजिए, 3200 काउंटर हत्याएं करने उत्तर दीजिए। प्रदेश हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 3200 हत्याएं हुई हैं। और रही अब यहाँ पे विकास की बात, 7 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था योगी जी और मोदी जी ने, 6 ठप पड़े हैं, बंद पड़ गए हैं। वहां पे आदमी नहीं है, फ्लाइट नहीं है, कमर्शियल फ्लाइट सब बंद हो गई। वहां पे गाय गोबर कर रही है, बैल गोबर कर रहे हैं, वो सब बंद हो गए हैं। और दूसरी बात ये कह दूं कि रोजगार पे अब मैं बात करूंगा। पहला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बना है, मुझे लगता है देश में या दुनिया में, जो इजराइल में वर्कर के रूप में 4400 से ज्यादा मजदूरों को भेजा गया, जहाँ पे वो बम के नीचे काम कर रहे हैं। तो ये रोजगार देने में फेल हुए, जो कि इन्हें मजदूरों को भी इजराइल भेजना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, योगी जी केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावी जुमले करते हैं, लेकिन जावेद जी, जनता लेकिन इनसे खुश नहीं है। और मिडिल इनके ईस्ट में, सीनियर गल्फ के लीडर, देशों में हमारे कई भारतीय भाई बहन काम कर रहे हैं, वो भी तो बम के नीचे ही काम कर रहे हैं। आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ इजराइल का जिक्र किया। वो खुद ही गए, वो सरकार ने भेजा है। लोग अपनी मर्जी से दशकों से काम कर रहे हैं। ये सरकार की योजना थी। जो मतलब सरकार भेजने में फर्क होता है और इंडिविजुअली जाने में फर्क होता है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपकी और सरकार आएगी तो आप सबको वापस बुला लेंगे, राइट? यही रोजगार मिलेगा, यही रोजगार मिलेगा। गठबंधन की सरकार मिलेगी, 280 सीट आएंगी। और योगी जी तो पहले ही जाने वाले हैं, चुनाव होगा ही नहीं उससे पहले इनकी कुर्सी चली रहेगी। ये तो ये दावा फिर से सुनने को मिल रहा है। हालांकि इसकी तरफ, इसके लिए बीजेपी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी है। मैं एक जैसा रंजन जी का पक्ष जान लूं, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास और धर्मेंद्र जी आपके पास। और रंजन जी। विवेक भाई नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये गलतफहमी समाजवादी लोगों को और कांग्रेसियों को जरूर हो गई है उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा का जो रिजल्ट आया ना, ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे।
लेकिन वो जो 24 का रिजल्ट था वो सिर्फ उसकी बुनियाद झूठ और भ्रम पर टिका हुआ था। जो झूठ और भ्रम इन्होंने आरक्षण खत्म होने के लिए, संविधान खतरे में जैसे नैरेटिव को चलाकर इन्होंने दलितों को भरमाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के हमारे धर्मेंद्र भाई बहुत हमारे प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके प्रयागराज जनपद में एक हांडिया विधानसभा है, वहां के इन्हीं के पार्टी के एक विधायक है जिस पर एक दलित को हत्या करने का आरोप एक जमीन विवाद में लिया गया है। जसलाल सरोज जी का मामला आपके टीवी चैनल पे विवेक भाई आपने खबर किया है, और जसलाल सरोज जी को सरेआम गोली से भून दिया गया, जिसके पीछे समाजवादी पार्टी के गुंडे नजर आए। जब मामला और हुआ तो वो कई ऐसे दलित परिवार थे जो एक ही परिवार के 5 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया गया उसको। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।